द्वितीय वर्ष बीए दर्शन शास्त्र के तर्कशास्त्र के विद्यार्थी फॉर्मल फैलेसीज का अध्ययन कर रहे हैं। मैंने 3 प्रकार की फैलेसीज की चर्चा विस्तार से विद्यार्थियों के साथ में की। फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस, फैलेसीज ऑफ प्रिजम्पशन, फैलेसीज ऑफ एम्बिग्विटी, इन सभी के अनेक प्रकारों के बारे में भी हमने सउदाहरण चर्चा बड़े विस्तार से हमारी क्लासेस में की है। मैं समझता हूं कि विद्यार्थी जब इन वीडियोस को देखने के उपरांत अपनी पुस्तकें पढ़ेंगे या वो जो नोट्स पढ़ेंगे उनको उपलब्ध कराए गए हैं या जो पीपीटीज मैंने आपको समय समय पर उपलब्ध कराए हैं, यदि आप उनको देखेंगे तो आपको ये समस्त प्रत्यय, ये समस्त अवधारणाएं बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट हो जाएंगी। ऐसे में भी फिर भी यदि आपकी कोई जिज्ञासा, कोई क्वेरी, आपकी कोई टिप्पणी रहती है, आपको समझने में कहीं दिक्कत आती है, मैं आपके साथ में संवाद करने के लिए उपलब्ध हूँ। आप निसंकोच अपनी बात मुझसे कर सकते हैं। मेरी समस्त स्लाइड्स में मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको प्रदान किया है। 7665203015 पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे कभी भी संवाद कर सकते हैं। हमारी अब तक की कक्षाओं में हमने बात की फैलेसीज की, यानी कि फैलेसी विषयक चर्चाओं में हमने बात की फैलेसीज की। फैलेसीज के 3 रूप हमने देखे और 3 रूपों के अनेक प्रकार हमने देखे। सवाल ये है कि आखिरकार हम फैलेसीज के विषय में या तर्क दोषों के विषय में, भाषाई तर्क दोषों के विषय में इतना विस्तार पूर्वक अध्ययन क्यों करें, या इनको जानने का उद्देश्य क्या है, क्या लाभ हमको मिलेगा हमारे व्यावहारिक जीवन में इस प्रकार से तर्क दोषों का अध्ययन करने से। इसके विषय में हम कुछ प्रमुख बातें रेखांकित कर सकते हैं कि ऐसा अध्ययन करने से हम संभवतया, यदि हम इसका अध्ययन ठीक प्रकार करते हैं, तो अधिक संभावना इस बात की है कि हम इस प्रकार के तर्क दोषों को पहचान पाएं और पहचान पाने के उपरांत इस प्रकार के तर्क दोषों से, अर्थ का अनर्थ होने से या करने से स्वयं को या हमारे श्रोता को, हमारे सुनने वाले को बचा पाएं। देखिए, जहां पर तर्क दोष है वो सत्य से विलग होने की बात, और जहां सत्य का वास नहीं है वहां पर सत्य अर्थ का वास नहीं है, और जहां पर पूरा अर्थ प्रस्तुत नहीं है वहां पर प्रवृत्ति साफल्य नहीं हो सकता। तो प्रवृत्ति साफल्य के लिए यह आवश्यक है कि हम अर्थ को ठीक प्रकार से, प्रवृत्ति साफल्य वैसे एक टेक्निकल टर्म है, प्रवृत्ति साफल्य से बात आप इतना समझ लीजिए फिलहाल कि हमारी एक्टिविटी को सही रखने के लिए, हम जो कर रहे हैं हमारे प्रयोजन में हमको सफल होने के लिए, जो हमारा लक्षित उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में यदि तर्कदोष आड़े आएगा तो हम हमारे लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो हमें हमारा वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम भाषाई त्रुटियों से बचें। ना तो हम हमारे संप्रेषण में इस प्रकार की त्रुटि अपनी ओर से जाने दें, और ना समझने में हम इस प्रकार के त्रुटि जाल में फंस जाएं कि किसी अधूरी समझ की वजह से हम हमारे लक्ष्य से या हम हमारे गंतव्य से, हमारे उद्देश्य से भटकें। तो पहला तो उद्देश्य या पहली जो उपादेयता है इन तर्क दोषों को जानने की, वो ये कि हम इन तर्क दोषों से बच सकें। क्योंकि फैलेसीज, ये तर्क दोष बड़े लुभावने और भ्रामक किस्म के, ऐसे इनको कहा गया, दीज आर द पिटफॉल्स एनीवन कैन टम्बल। ये ऐसे गड्ढे हैं जिनमें कोई भी लड़खड़ा करके फिसल सकता है, और फिसल जाने का मतलब क्या है कि वो अपनी राह पर पूरा गंतव्य तक पहुंचने से बाधित हो सकता है। Labels of fallacies are presented like danger signals posted on roads. ये जो नामकरण किए गए तर्क दोषों के प्रमुख नामकरण और तर्क दोषों के अंदर पाए जाने वाले उनके विभिन्न जो पक्ष हैं या उनके जो विभिन्न प्रकार हैं, उनके नामकरण आपके लेखक कह रहे हैं कि रोड पर लिखे हुए डेंजर सिग्नल्स, जैसे आप यदि रोड पर जाते हैं तो कभी कोई घुमाव का चिन्ह आता है, कभी कोई ब्रिज का चिन्ह आता है, गाड़ी चलाते हैं तो आपने देखा होगा, है ना, या जो हमारे रूटीन के ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, ये सिग्नल्स हमको ये बताते हैं, ये नाम जो लिखे हुए हैं, ये जो हमने इतने नाम रेखांकित किए, आइडेंटिफाई किए। मैंने आपको पहले भी कहा ना कि ये विद्वानों के मत की बात है कि वो फैलेसीज को किन किन रूपों में विभाजित करते हैं, उनके क्या क्या प्रकार देखते हैं, लेकिन आपकी पुस्तक एक स्तरीय पुस्तक है और इसमें इरविंग एंड कोपी ने जो विभागीकरण किया है या जो नाम रखे हैं वो वास्तव में बड़े कॉम्प्रिहेंसिव हैं। तो
ये नाम क्या है? ये सड़क पर लगे हुए उन प्रतीकों की तरीके से हैं, उन सिग्नल्स की तरीके से हैं जिनको देख करके आप खतरे से बच सकते हैं। तीखे मोड़ का चिन्ह, ढलान का चिन्ह, पुल आने का चिन्ह, सड़क के ऊपर निर्माण कार्य चलने का चिन्ह, या गड्ढा होने का चिन्ह, या किसी भी प्रकार के चिन्ह, यदि आप इनको देखते हुए आगे बढ़ेंगे, आप अपनी यात्रा इनके अनुरूप तय करेंगे, तो मुमकिन है कि आप, मुमकिन नहीं, फिर बहुत प्रबल संभावना, बहुत संभावना क्षीण हो जाती है कि आप किसी दुर्घटना से या किसी परेशानी में पड़ेंगे। तो ये फैलेसीज कुछ इसी प्रकार की चीजें हैं। फैलेसीज को अवॉइड कैसे किया जाए, इन तर्क दोषों से बचा कैसे जाए? तर्क दोषों से बचने का कोई पूर्णतया निश्चित तरीका नहीं है। तर्क दोषों के से बचने के लिए तर्क में सतर्क रहना ही आवश्यक है। यह नहीं कहा जा रहा है कि आपकी पूर्ण सतर्कता के बाद में भी कोई त्रुटि नहीं हो सकती, लेकिन यदि आप सतर्क हैं तो त्रुटि होने की संभावना न्यूनतम होती चली जाती है। द कैपेसिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज रेलेवेंट एंड व्हाट इज नॉट। आपके अंदर यदि यह क्षमता, यह दक्षता उत्पन्न होती है कि क्या प्रासंगिक है और क्या प्रासंगिक नहीं है, इसका भेद करने में हम जितने समर्थ होंगे, उतना ही समर्थ हम इस प्रकार के तर्क दोषों से बचने में होंगे। गुड कॉम्पिटेंस ऑफ लैंग्वेज। भाषा के ऊपर हमारा अच्छा अधिकार होना चाहिए। न केवल भाषा के ऊपर हमारा अच्छा अधिकार होना चाहिए, बल्कि भाषा तो लिखी भी जा सकती है, भाषा तो बोली भी जा सकती है, लेकिन भाषा को ठीक तरीके से प्रस्तुत करने पर भी हमारा अधिकार होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे स्वराघात की बात की थी कि वी शुड नॉट स्पीक इल ऑफ अवर फ्रेंड्स, या फिर इफ हिटलर गोज टू वॉर विद रशिया ही वुड डिस्ट्रॉय अ माइटी नेशन। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि हम यदि भाषा को ठीक कॉमा, फुल स्टॉप, पंक्चुएशन के साथ में इस्तेमाल करेंगे, या ठीक तरीके के एक्सेंट के साथ में इस्तेमाल करेंगे, ये सब हम कब कर पाएंगे? जब भाषा के ऊपर हमारी पकड़ होगी, जब हमारी भाषा की अदायगी के ऊपर हमारी पकड़ होगी, हम ठीक तरीके से संप्रेषण और संवाद करने लायक होंगे, हम एक सक्षम तरीके से संप्रेषण और संवाद करने के लायक यदि होंगे, तो बहुत मुमकिन है कि हम इन त्रुटियों से काफी हद तक बचे रहें। डिफाइन टर्म्स क्लियरली। एक जो महत्वपूर्ण बात है या महत्वपूर्ण पक्ष है वो ये कि हमारे अंदर ये क्षमता होनी चाहिए, या हमारे अंदर ये कम से कम जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम पदों की सही परिभाषा प्राप्त करें। अनेक अवसरों पर ठीक क्लैरिटी के परिभाषा, सटीक परिभाषा या कंसेप्चुअल क्लैरिटी करीब करीब एक ही बात होती है। यदि हमारे विचारों में क्लैरिटी होगी, और विचारों में क्लैरिटी कब होगी, विचारों में स्पष्टता कब होगी? जब हमारे पास में पदों की ठीक परिभाषा होगी। हम पदों को उन कंटेक्स्ट में उन्हीं अर्थों के अनुरूप ना केवल इस्तेमाल करेंगे, बल्कि इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि जो उनको सुनने वाला है और समझने वाला भी है, वो हमारे आशय को भी उसी गंभीरता के साथ में समझे, या उसी एक्सटेंट तक समझे जिस एक्सटेंट तक हमने प्रेषित किया है। ये तो तब जब मैं प्रेषित करने वाला हूं, और इसके विपरीत बात तब जब मैं सुनने वाला हूं कि मेरे पास में इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए टर्म्स की कि मैं किसी भी संवाद में, किसी भी संदर्भ में पदों के अर्थ को बहुत गहरे प्रकार से ग्रहण कर पाऊं। तो बहुत संभावना है कि हम इस प्रकार की त्रुटियों से, इस प्रकार के तर्क दोषों से बच जाएंगे। काफी मुझे इंटरेस्टिंग लगता है तर्क दोषों के विषय में चर्चा करना, और मुझको लगता है कि आपको भी बहुत रुचिकर लगा होगा। ये रुचिकर भी है, और आप यदि इसमें रुचि लेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये अपने जीवन में बहुत उपयोगी भी है। तो आज हम ये कह सकते हैं कि तर्कशास्त्र के माध्यम से हमने फैलेसीज ऑफ लैंग्वेज के अंतर्गत कुछ ऐसी महत्वपूर्ण और ऐसी रोचक जानकारियां प्राप्त की जो रोचक होने के साथ साथ हमारे जीवन में बहुत उपयोगी भी हैं। बहुत मन लगा करके अपना अध्ययन कीजिए, और संवाद के लिए मैं सदैव उपलब्ध हूं। थैंक यू वेरी मच।